गोपाल नाम का एक किसान था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक जमीन में उसे एक सोने का हंडा मिला जो सोने के मोहरों से भरा हुआ था। हाँ? सोने का हंडा? मेरा तो नसीब ही खुल गया। कमला को दिखाऊंगा तो वो खुशी से पागल ही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो कमला के बारे में सोचने लगता है, वो थोड़ा डर सा जाता है। नहीं नहीं, कमला को इसके बारे में बताया तो वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने लगेगी। हमारे खेत में सोने का हंडा मिला, हमारे खेत में सोने का हंडा मिला। अरे बाप रे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कमला से इस बात को छुपाऊंगा कैसे? इतने बड़े घड़े को मैं अकेले तो उठा के नहीं ले जा सकता। कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। गोपाल ने उस हंडे को फिर से मिट्टी से ढक दिया और उसी बात पर सोचते हुए वो घर पहुंचा। आज बड़े जल्दी घर लौट आए। मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना परसो। कमला ने खाना परोसा, लेकिन गोपाल का ध्यान खाने में नहीं था। कमला, मुझे भूख नहीं है, मैं जरा बाजार होके आता हूँ। बड़ी अजीब बात है, अभी तो कह रहे थे कि बड़ी भूख लगी है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। रात को देर हो जाएगी, तुम खाना खा के सो जाना। गोपाल अब बाजार पहुँचता है। वो बाजार में से कुछ मछलियाँ और लाल रंग के 4-5 डिब्बे खरीद लेता है। फिर वो सारा सामान लेके अपने खेतों में पहुँचता है। मुझे अब काम पे लग जाना चाहिए। गोपाल अब उस लाल रंग को पानी में मिला देता है और पूरे खेत में उस रंग की सिंचाई कर देता है। उसके बाद साथ लाई हुई मछलियों को वो खेतों में बिखेर देता है। अब ठीक है। रात को बड़ी देर से वो अपने घर पहुंचता है। अरे, ये तो सो गई। कमला, कमला, उठो कमला, तुम्हें कुछ बताना है। अरे जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ? आपको आने में तो बड़ी देर हो गई। बात ही कुछ ऐसी है, मेरे साथ खेत में चलो। अभी इतनी रात गए? कल सुबह चले जाएंगे। नहीं कमला, अभी चलो। अपने खेत में बारिश हुई है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई बारिश नहीं हुई, आकाश भी साफ है। अरे पगली, वही तो बात है। बारिश सिर्फ हमारे खेतों में ही हुई है, वो भी साधारण बारिश नहीं, मछलियों की बारिश। आसमान से ढेर सारी मछलियाँ अपने खेतों में बिखरी पड़ी है। मछलियों की बारिश? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमला, अब चलो मेरे साथ। हाथ में लालटेन लिए अब दोनों खेत पहुँचे। देखो कमला, ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। आसमान से लाल रंग का पानी टपक रहा था। मैंने उस पानी को एक घड़े में भर के रखा है। जब कमला ने खेतों में बिखरी मछलियाँ देखी तो वो हैरान हो गई। खेतों में जगह जगह पर लाल रंग की बूंदें भी नजर आ रही थी। अरे हाँ, यहाँ पर तो ढेर सारी मछलियाँ बिखरी पड़ी है। ये सब कैसे हुआ? ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। हम इस पानी से भरे घड़े को घर ले जाते हैं, लेकिन ये बड़े राज की बात है। तुम ये किसी को भी मत बताना। मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? कमला की मदद से गोपाल वो सोने की मोहरों से भरा हुआ हंडा घर ले आता है। दूसरे दिन सुबह कमला के उठने से पहले गोपाल ने वो हंडा घर के आंगन में गाड़ के छुपा दिया। सुबह जब कमला उठी, वो गोपाल के पास आकर उस हंडे के बारे में पूछने लगी। अजी सुनते हो, वो हंडा आपने कहाँ पर रखा है? हंडा? कौन सा हंडा? वही जो कल रात को हम अपने खेतों से लेके आए थे। कमला की ये बात कुछ पड़ोसियों के कानों पर पड़ती है और वो कमला के आसपास जमा होकर उसे उस हंडे के बारे में पूछने लगते हैं। हंडा? कैसा हंडा? क्या आपको कोई सोने का हंडा मिला है? क्या है उस हंडे में? कोई खजाना मिला है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने कल रात कोई सपना देखा होगा। मुझे कोई सपना नहीं पड़ा था। अब झूठ क्यों बोल रहे हो? कल रात को हम खेत में से एक बड़ा सा हंडा लेके आए। कल रात को? हाँ हाँ, कल रात को। पता है, कल रात को हमारे खेतों में बड़ी तेज बारिश हुई थी। लेकिन कल रात को तो यहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई। वही तो, बारिश सिर्फ हमारे खेतों में ही हुई थी। और वो भी कोई साधारण बारिश नहीं, आसमान से लाल रंग का पानी बरसा। और पता है, ढेर सारी मछलियाँ भी आसमान से टपक कर हमारे खेतों में गिरी। वो घड़ा उसी लाल रंग के पानी से भरा हुआ था। कमला की ये बात सुनकर वहाँ पर जमे सभी लोग हंसने लगे। मछलियों की बारिश? ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है भला? ये जरूर पागल हो गई है। बहन, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा।
चलो भाई, खाली पीली अपना समय बर्बाद हुआ। मछलियों की बारिश, पागल कहीं की। अरे रुको जरा, सुनो तो, मैं सच कह रही हूँ। अरे अरे सुनो तो, सच में मछलियों की बारिश हुई थी। अरे आप तो कुछ बोलिए ना। मैंने तो पहले ही कहा था, तुमने कोई सपना देखा होगा। अब जाने भी दो कमला, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, खेतों में जाने में देरी हो रही है। क्या सच में मैंने कोई सपना देखा है? अपनी पत्नी को पुटपुटाते हुए अंदर जाता देख गोपाल मन ही मन मुस्कुराता है। राज की बात हमेशा राज ही रहनी चाहिए, नहीं तो वो राज क्यों कहलाएगा। विलासपुर गांव में पिछले 3 साल से बारिश नहीं हुई है। गांव के किसान बेहाल हैं। हर साल की तरह इस साल भी बारिश का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। हमें लगता है गांव छोड़ के शहर चले जाना चाहिए, कुछ ना कुछ काम धंधा मिल ही जाएगा। अरे भाई, अपना घर जमीन छोड़ के कोई पराई जगह जाता है क्या? तो आप ही बताइए, गुजारा कैसे करें? कुछ उगाएंगे नहीं तो परिवार को क्या खिलाएंगे? ये सारी चर्चा सुनने वाले गांव के बुजुर्ग सुखदेव एक सलाह देते हैं। मुझे लगता है वरुण राजा को प्रसन्न करने के लिए छोटी सी पूजा और हवन कर लेना चाहिए। हाँ, सुखदेव भैया ठीक कह रहे हैं। सभी लोग पूजा और हवन करने के लिए मान जाते हैं। ठीक है, 10 दिन बाद गांव में छोटी सी पूजा और हवन कर लेंगे। उसी रात सुखदेव का पोता शरद शहर से गांव आता है। शरद शहर में साइंस की पढ़ाई कर रहा है। सुखदेव उसे गांव का हाल बयां करता है। बस अब सब कुछ वरुण राजा की कृपा पर निर्भर है। दादाजी, पापा ने कुछ पैसे भेजे आपके खर्चे के लिए। हाँ बेटा, मैंने कल ही फोन किया था बबलू को। दादाजी, यह सूखे की वजह से इतनी परेशानी है तो आप हमारे साथ शहर क्यों नहीं चलते? नहीं बेटा, पूरी जिंदगी गुजर गई इसी गांव में, अब आखिरी सांस भी यही लूंगा। बस इस सूखे पर कोई इलाज मिल जाए। शरद दादाजी की बात सुन के सोच में पड़ जाता है। दूसरी सुबह दादाजी शरद को उठाने जाते हैं, लेकिन शरद अपने बिस्तर पर नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चला गया ये लड़का? कुछ देर बाद 2 गांव वाले सुखदेव के घर आते हैं। सुखदेव चाचा, ये आपके पोते को क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ है भाई? चलिए हमारे साथ खुद ही देख लीजिए। सुखदेव गांव वालों के साथ अपने खेत पर जाते हैं और वहाँ का दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। शरद, ये क्या कर रहे हो बेटा? दादाजी, मैं पानी जमा करने के लिए यहाँ छोटा सा तालाब तैयार कर रहा हूँ। तालाब बना रहा है ये। ये क्या मजाक कर रहे हो भाई? पिछले 3 साल से यहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं टपकी है। ये शहर के लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं। बेटा, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो बेवजह? बारिश नहीं आई तो तुम्हारे सारे परिश्रम बेकार हो जाएंगे। सुखदेव और गांव वालों की बातें सुनकर शरद सिर्फ हल्के से मुस्कुराता है। दादाजी, हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा ना, कोशिश करने में क्या बुरा है? शरद की बात को गांव वाले हंसी मजाक में लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगर तुम्हें विश्वास है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो मैं कल 2 लोग और तुम्हारी सहायता के लिए भेजता हूँ। हाँ दादाजी, वो बहुत अच्छा होगा। 5-6 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। शरद 2 मजदूरों की मदद से एक छोटा सा तालाब खोद लेता है। एक तरफ सुखदेव अपने पोते की मेहनत देख रहा है और दूसरी तरफ गांव वाले उस पर हंस रहे हैं। सुखदेव के पोते का दिमाग खराब हुआ है। वरुण देवता के साथ साथ उसके लिए भी पूजा करवाते हैं। गांव वालों की बातें सुन के सुखदेव को बुरा लगता है। उस रात अचानक बादल गरज उठते हैं, धुआंधार बारिश होने लगती है। गांव वाले खुश हो जाते हैं। दूसरे ही दिन गांव वाले नुक्कड़ पर जमा होते हैं। रात की बारिश की वजह से सारे खुश हैं। चलो, भगवान ने हमारी सुन ली, इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। हाँ, लेकिन कल रात की बारिश की वजह से सिर्फ ऊपर ही जमीन गिली हुई है, नीचे की मिट्टी सूखी की सूखी है और अब फिर बारिश कब होगी पता नहीं। अब जुताई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर से बारिश नहीं हुई तो बुआई करना मुश्किल होगा। तभी सुखदेव और शरद वहां पहुंचते हैं। लेकिन हम हमारे खेत में दोनों कर सकते हैं। सब लोग आश्चर्य से शरद को देखते हैं। वो कैसे बेटा? चलिए हमारे साथ। सब लोग सुखदेव के खेत पहुंचते हैं और वहां पानी से भरा तालाब देख दंग रह जाते हैं। ओह, ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं चाचा, बस मैंने थोड़ी आगे की सोची और आने वाला कल अच्छा बनाने के लिए आज कोशिश की। सही कहा तुमने बेटा,
इतने पानी में सुखदेव आराम से खेती कर सकता है। वाह बेटा, लोगों के तानों ने तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से विचलित नहीं किया। सरपंच जी की बात सुन के बाकी के गांव वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। काश हमने भी हमारे खेतों में तालाब खोदा होता। अब पता नहीं कब बारिश होगी भी या नहीं। मेरे पोते ने आज हमें ये सीख दी है कि कल अच्छा बनाना है तो आज पे काम करो। खराब परिस्थिति के बारे में सिर्फ सोचते बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो तो एक ना एक दिन बदल ही जाएगी। और हाँ, हमें उस बदलाव का फायदा उठाने के लिए तैयार भी रहना जरूरी है। शाबाश बेटा, आज तुमने हम सबकी आंखें खोल दी। विवेक को अपनी पढ़ाई पूरी करके 3 साल हो गए थे, लेकिन पैसे कमाने की कोई चिंता नहीं थी। ऊपर से उसकी फिजूल खर्ची हर दिन बढ़ रही थी। उसके पिताजी जो एक पोस्टमैन थे, अगले ही साल रिटायर्ड होने वाले थे। विवेक, कुछ काम धंधा ढूंढ लो। कब तक ऐसे ही घर पर बैठे रहोगे? क्या पिताजी, आप फिर से शुरू हो गए? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, कोई ढंग का काम तो मिले। ये तो तुम पिछले 3 साल से कह रहे हो। अब तो मेरी रिटायरमेंट भी नजदीक आ गई है। पिताजी की बातें सुन के विवेक इरिटेट हो जाता है और अपने गैर जिम्मेदार दोस्तों से मिलने बाहर निकलता है। क्या मुसीबत है? माँ, मैं कल रात खाना बाहर ही खाऊंगा। पिताजी, मुझे 500 रुपए दीजिए ना, दोस्त का बर्थडे है। विवेक की बढ़ती हुई डिमांड से पिताजी परेशान हो गए थे। महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, अब 500 रुपए नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो 200 रुपए दीजिए, बाद में ब्याज के साथ लौटा दूंगा। पिताजी नाराजी से उसे 200 रुपए देते हैं। विवेक बाहर चला जाता है। कब तक आप इसे ढील देते रहेंगे? अब पानी सर से ऊपर गया है, थोड़ा सख्ती से पेश आइए। शायद तुम ठीक कह रही हो। रात को जब विवेक देर से घर लौटता है, विवेक, कल से तुम काम करना शुरू करो, वरना तुम यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकते। पिताजी की बात सुन के विवेक को झटका लगता है और वो सोच में पड़ता है। अब इन्हें क्या हुआ अचानक? हाँ, मैंने कब ना बोला, लेकिन अच्छा काम भी तो मिलना चाहिए ना। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने ग्रेजुएशन पूरा किया है, क्या तुम रोज सिर्फ 10 रुपए भी नहीं कमा सकते? पिताजी की बात सुन के विवेक के अहंकार को ठेस पहुंचती है। हाँ, क्यों नहीं, 10 रुपए तो आराम से कमा सकता हूँ। ठीक है, तो तुम रोज मुझे 10 रुपए ला के दोगे और तभी तुम्हें खाना मिलेगा। हर रोज की तरह पिताजी काम पे निकलते हैं और विवेक अभी तक बिस्तर में ही पड़ा है। विवेक उठो, कल रात की बात भूल गए क्या? आज तुमने 10 रुपए नहीं दिए तो तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना होगा। पिताजी काम पे चले जाते हैं और उनकी बात सुन के विवेक हड़बड़ी में उठता है। छे, क्या यार, अब चैन से सोना भी मुश्किल कर दिया है। पिताजी का चैलेंज तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन रोज के 10 रुपए कहाँ से पैदा करूँ? विवेक अपने दोस्त से 10 रुपए उधार लेता है। चलो, आज का प्रबंध तो हो गया, आगे का आगे देखेंगे। विवेक खुश हो जाता है। पिताजी आंगन में बैठ के मकाई भुट्टा कोयले की सिगड़ी पे भून रहे हैं। तभी विवेक वहाँ पहुँचता है और पिताजी को 10 रुपए देता है। ये लीजिए पिताजी, 10 रुपए। पिताजी विवेक से 10 रुपए की नोट लेते हैं और बिना सोचे उसे जलती हुई सिगड़ी में डाल देते हैं। नोट जल जाती है और विवेक चकरा जाता है। अरे ये क्या किया पिताजी आपने? जो मुझे सही लगा। विवेक बिना कुछ बोले वहाँ से घर के अंदर चला जाता है। पिताजी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आती है। आज का दिन तो मैंने संभाल लिया, कल पैसे कहाँ से लाऊं? अगले दिन विवेक अपने किसी और दोस्त से 10 रुपए लेता है। विवेक, ऐसे तुम रोज रोज किस किस से पैसे लोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें लौटाने भी पड़ेंगे। पता है। इससे अच्छा तुम कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? काम कर लूंगा यार, अभी मेरी उम्र ही क्या है, और वैसे भी पिताजी के सर से चैलेंज वाला बहुत जल्दी उतर जाएगा। फिर कोई टेंशन नहीं। आज फिर विवेक आंगन में सिगड़ी के पास बैठे पिताजी को 10 रुपए देता है और पिताजी उस नोट को फिर सिगड़ी की आग में डाल देते हैं। विवेक को गुस्सा आता है पर वो कंट्रोल करता है। पिताजी, आज आपने फिर रुपए जला दिए। हाँ पता है, तुम जाओ खाना खा लो। विवेक बिना बहस किए घर के अंदर आता है। ये पिताजी का क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। जाने दो, मुझे क्या, लेकिन कल किससे पैसे लूं? अगले दिन विवेक फिर से अपने दोस्तों के पास आता है और पैसों की मांग करता है, लेकिन सारे दोस्त पैसे देने से इनकार करते हैं। ये सारे दोस्त तो अकड़ रहे हैं, अब किससे पैसे लूं? माँ को मक्खन लगाता हूँ। जब विवेक घर आता है, माँ रसोई में खाना बनाने में व्यस्त दिखाई देती है। विवेक माँ के गले में प्यार से हाथ डाल के मक्खन लगाना शुरू करता है।
ओ मेरी प्यारी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। अरे वाह, क्या बात है, आज एकदम से माँ की याद आ गई। विवेक माँ से 10 रुपए लेता है और खुश हो जाता है। आज भी वही सिलसिला पिताजी दोहराते हैं। जलती हुई नोट को देख विवेक फिर से चकरा जाता है। अब मुझे कहीं से मदद नहीं मिलेगी, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना घर छोड़ने की नौबत आ जाएगी। दूसरे दिन विवेक काम की तलाश में बाहर निकलता है और एक कपड़ों की दुकान में आता है। नमस्कार सेठ जी, मैं बीकॉम हूँ। क्या आपको अकाउंटेंट की जरूरत है? लेकिन तुम्हारे पास काम का कोई अनुभव नहीं है, हम तुम्हें काम पे नहीं रख सकते। बहुत कोशिशों के बावजूद भी विवेक को कोई जॉब नहीं मिलती। आखिर थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठता है। तभी उसका ध्यान एक हाथ गाड़ी चलाने वाले बूढ़े इंसान की तरफ जाता है। हाथ गाड़ी में बहुत सामान होने की वजह से उस गाड़ी वाले को गाड़ी खींचना मुश्किल हो रहा है। अगर मैं इस आदमी की सहायता करूँ तो शायद मेरा काम बन जाए। विवेक उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है। सुनिए, क्या मैं इस गाड़ी को खींचने में आपकी मदद करूं? आप मुझे सिर्फ 10 रुपए दीजिए। विवेक की बात सुन के बूढ़ा आदमी तुरंत राजी हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मुझसे भी अब ये चलाई नहीं जा रही। विवेक जोर लगा के उस हाथ गाड़ी को बड़ी मुश्किल से खींचने लगता है। मुझे लगा था काफी आसान होगा ये काम, मेरी तो हालत खराब हो रही है। आखिर विवेक उस हाथ गाड़ी को सही जगह पहुंचा के उस आदमी से 10 रुपए ले लेता है। चलो, आज का प्रॉब्लम तो जैसे तैसे सॉल्व कर लिया। हमेशा की तरह विवेक घर आता है और अपने 10 रुपए पिताजी को देता है। पिताजी इस बार भी बिना सोचे उसके पैसे जलती हुई सिगड़ी में डाल देते हैं। ये देख के विवेक गुस्से से तिलमिला उठता है। पिताजी, ये क्या किया आपने? इतनी मेहनत से मैंने 10 रुपए कमाए थे और आपने आग में फेंक दिए। पिताजी के चेहरे पे सुकून की मुस्कुराहट दिखाई देती है। आप हंस क्यों रहे हैं? आपको मेरे मेहनत के पैसों की कोई कदर नहीं है। अब की ना तुमने पते की बात, यही बात तो मैं तुम्हें इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रहा था। पिताजी की बात विवेक के समझ में नहीं आती। आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? यही कि जब तुम मेरी मेहनत की कमाई दोस्तों के साथ उड़ाते थे तब मुझे कैसा लगता था, ये शायद अब तुम्हें समझ आया है। पिताजी की बात सुन के विवेक की आंखें खुल जाती है। जी हाँ पिताजी, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये बात आप पहले दिन भी बता सकते थे ना। हाँ, लेकिन पैसे आग में फेंकने के बाद आज तुम जैसे तिलमिला उठे वैसे पहले नहीं हुए थे। विवेक सोच में पड़ता है। क्योंकि ये तुम्हारी असली कमाई थी और उससे पहले तुम जो पैसे मुझे देते थे वो किसी से उधार मांग के लाए थे, जो आग में डालने के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आता था या दुख भी नहीं होता था, जैसा अभी हुआ है। विवेक को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पिताजी से माफी मांगता है। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, मेहनत की कमाई का कोई मोल भाव नहीं होता, वो अनमोल होती है। माधुरी और किशोर 23 साल के जुड़वा भाई बहन हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव एक दूसरे से एकदम भिन्न हैं। पिछले साल ही दोनों ने ग्रेजुएशन पूरी की थी और दोनों को एक ही ऑफिस में अच्छी नौकरी भी लगी थी। किशोर चलो जल्दी, लेट हो रहा है। अरे दीदी, इतनी क्या जल्दी है? तुम्हें पता है ना, मुझे ऑफिस लेट पहुंचना बिल्कुल पसंद नहीं। इट्स ओके दीदी, बस 5-10 मिनट इधर उधर चलता है, ये मुंबई है। जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ रही थी, माधुरी बेचैन हो रही थी। आखिर वो अकेले ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद किशोर बाहर आता है। उफ, ये दीदी भी ना जरूरत से ज्यादा सिंसियर है। बस के बजाय उल्टा बाइक पर जल्दी ऑफिस पहुंच जाते हैं हम। माधुरी हमेशा की तरह ऑफिस सही वक्त पे पहुंच जाती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद ऑफिस के बॉस माधुरी के पास आते हैं। मिस माधुरी, किशोर कहाँ है? मेरी एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग शुरू होने वाली है और एक जरूरी डॉक्यूमेंट किशोर के पास है। जी सर, बस आता ही होगा। मुझे एचआर से रिपोर्ट मिली है, किशोर हमेशा लेट आता है। इतनी गैर जिम्मेदारी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। सारे स्टाफ के सामने बॉस की बातें सुन के माधुरी बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। क्या करूँ इस लड़के का? 100 बार समझाया लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा। लगभग 1 घंटे बाद पसीने से लथपथ किशोर भागता हुआ ऑफिस पहुंचता है और तभी बॉस वहां पहुंचते हैं। ओहो मिस्टर किशोर, आ गए आप ऑफिस? बड़ी मेहरबानी की, थैंक यू वेरी मच। प्लीज पधारिए। बॉस के ताने सुनकर किशोर को गुस्सा आता है। आज आप मुझे कुछ इम्पोर्टेंट डेटा देने वाले थे, शायद आप भूल गए हैं। बॉस की बात सुन के किशोर को समझ आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है।
उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। जी सर, आई एम सॉरी। वो मैं दरअसल हाँ पता है तुम बहुत बिजी रहते हो आजकल, इसलिए ऑफिस भी टाइम पे नहीं पहुंच पाते। पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने बॉस की तानेबाजी सुन के किशोर के साथ साथ माधुरी भी शर्मिंदा हो जाती है। एनीवे, मिस्टर किशोर, आपकी लापरवाही की वजह से हमने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खो दिया है एंड नाउ यू आर फायर्ड। ऑफिस के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बॉस गुस्से से बाहर निकल जाते हैं। शाम को माधुरी ऑफिस से घर आती है। किशोर उदास बैठा है। किशोर, अब जो हुआ वो भूल जाओ और फिर से नई शुरुआत करो। लेकिन दीदी, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं फाइल लेके ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था। ऑलमोस्ट? अपनी गलती को सुधारो किशोर, उसे अनदेखा मत करो वरना एक दिन बहुत पछताओगे। माधुरी किशोर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन किशोर उसकी बात को समझ नहीं रहा। दीदी, 5-10 मिनट लेट होने से कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। ये मुंबई है, यहाँ 24 घंटे ट्रैफिक ही रहता है। कितना भी टाइम पे निकलो, लेट हो ही जाता है। किशोर को अपनी ही बात पे अड़ा देख माधुरी परेशान होती है। किशोर, हम दोनों एक ही जगह से ऑफिस के लिए निकलते थे और एक ही जगह पे जाते थे। मेरा तो एक भी लेट मार्क नहीं है। सब आपकी तरह नहीं होते, ओवर सिंसियर। और बाय द वे, गलती आपकी भी थी। किशोर का आरोप सुन के माधुरी चौंक जाती है। क्या मतलब? मेरी गलती? दरअसल आपके टाइम पे पहुंचने की आदत की वजह से मेरा लेट आना बॉस की नजर में आया और इसीलिए ये सब हुआ है। किशोर की बातें सुन के माधुरी दुखी होती है। मैं ढूंढ लूंगा नया जॉब, मुझे नहीं उस खड़ूस बॉस के साथ काम करना। किशोर अपने कमरे में चला जाता है। माधुरी सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरे भाई को सद्बुद्धि देना। अगले दिन हमेशा की तरह माधुरी ऑफिस निकलती है और किशोर सोया है। किशोर, मैं ऑफिस निकल रही हूँ, खाना बना के रखा है, टाइम पे खा लेना। हाँ दीदी, आप जाइए, नहीं तो वो खड़ूस आपको भी काम से निकाल देगा। माधुरी ऑफिस निकलती है। किशोर सोच में पड़ता है। अब पूरा दिन क्या करूँ यार, जॉब तो एक दिन में मिलने से रही। यस, नीरज के घर जाता हूँ, सुरेश को भी बुलाता हूँ। किशोर नीरज के घर आता है। अपना सारा फ्रस्ट्रेशन दोस्तों के साथ शेयर करता है। सारे दोस्त मिलकर टाइम पास करते हैं। पार्टी में कोई डिस्टरबेंस ना हो इसीलिए सारे दोस्त अपने अपने मोबाइल साइलेंट करते हैं। ये लो, मैंने भी मोबाइल साइलेंट कर दिया। फालतू में डिस्टर्ब करते हैं घर वाले। वही तो, हम क्या छोटे हैं, समझते ही नहीं हमें प्राइवेसी की जरूरत होती है। तीनों फ्रेंड्स खा पी के टुन्न हो जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। माधुरी हमेशा की तरह ऑफिस से निकलती है। आज उसे थोड़ी देर हुई है, इसीलिए जल्दी में है। ओह गॉड, आज बहुत देर हो गई है। किशोर भूखा होगा, जल्दी घर पहुंचना होगा। माधुरी हड़बड़ी में सड़क पार करने लगती है और तभी एक ट्रक की हेडलाइट उसकी आंखों पे पड़ती है और भयानक सी ब्रेक लगाने की आवाज आती है। किशोर के फोन पे लाइट फ्लैश होती है। कोई उसे कॉल करने की बार बार कोशिश कर रहा है। माधुरी को अस्पताल एडमिट किया जाता है। उसे बहुत गंभीर चोटें आई है और बाजू में बैठा किशोर रो रहा है। हमने आपको कॉल करने की बहुत कोशिश की लेकिन आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। तभी एक डॉक्टर कुछ रिपोर्ट्स लेके वहाँ आते हैं। आई एम सॉरी किशोर, लेकिन हम तुम्हारा ब्लड माधुरी के लिए नहीं यूज कर सकते। लेकिन डॉक्टर, हम जुड़वा है और हमारा ब्लड ग्रुप भी सेम है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे ब्लड में पेस्टिसाइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा है जो माधुरी के लिए हानिकारक हो सकती है। अब क्या होगा डॉक्टर, प्लीज मेरी बहन को बचाइए। डोंट वरी, एक डोनर आ रहा है। एक्चुअली उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था। पता नहीं लोग वक्त का पालन करना कब सीखेंगे। डॉक्टर की बातें सुन किशोर मन ही मन अपसेट हो जाता है। तभी एक लड़का वहाँ पहुँचता है। डॉक्टर, मैं डोनर हूँ। अरे लेट क्यों हो गए, इमरजेंसी है बताया था ना। डॉक्टर, सिर्फ 5 मिनट ही देर हुई है। 5 मिनट के 300 सेकंड्स होते हैं और शायद किसी के लिए 1 सेकंड भी बहुत कीमती हो सकता है। चलो जल्दी। डॉक्टर और वो डोनर निकल जाते हैं। किशोर सोच में पड़ता है। 5 मिनट इधर उधर चलता है, ये मेरी सोच कितनी गलत थी। मुझे माफ कर देना भगवान। मैं आज से खुद का और दूसरों के वक्त का मान रखूंगा, लेकिन प्लीज मेरी बहन को बचा लेना।